हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिविल संकल्प बाय साहू रोहित में। मैं आ गया हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आज एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री अलग वीडियो, मेडिवल हिस्ट्री अलग वीडियो में कवर करेंगे। और ये 1 पेजर नोट्स होगा। नोट्स कुछ इस तरीके का होगा, जैसे एक ही इमेज होगा, उसी इमेज को जूम कर करके हम पढ़ते चले जाएंगे। इस तरफ इंग्लिश में होगा, इस तरफ हिंदी में होगा। तो हमें बस रिवीजन करना है। ये नोट्स आपको फिर से टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम का नेम है, सिविल संकल्प बाय साहू रोहित। रोहित कहाँ गया? साहू रोहित। ये मेरा टेलीग्राम है, इसको @ करके स्मॉल लेटर में डालेंगे। नोट्स वहां पे सारे के सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसका टाइम पीरियड लगभग 2500-2600 से 1900 के आसपास ही है। 2500-2600 से 1900 के आसपास है। और इसको इंग्लिश में, अब इसमें इस नोट्स में जो जो चीज़ें होगी वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही, उसके अलावा कुछ चीज़ें नहीं भी होगी जो मुझे पता है, मैं वो बताता चला जाऊंगा साथ साथ में। तो सबसे पहला चीज़ इस नोट्स में ध्यान रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को चैल्कोलिथिक एज कहते हैं। चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, जिसमें कॉपर का डिस्कवरी हुआ था। कॉपर का, इसमें आयरन नहीं था। ध्यान दीजिए, बीपीएससी का एक क्वेश्चन सोल्व होता है इस कंसेप्ट से कि 2600 के आसपास चैल्कोलिथिक था, माने इंडस वैली सिविलाइजेशन था। उसमें आयरन, लोहा, ताम्र, जो आयरन है उसका डिस्कवरी नहीं था। अब इसका सबसे शुरुआत करते हैं हम हड़प्पन सभ्यता से, जिसको 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा को खोजा गया। ध्यान रखिए, हड़प्पन सभ्यता में हड़प्पा एक जगह है, इस तरह मोहनजोदाड़ो एक जगह है, कालीबंगन, लोथल, रोपर, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी, ये सब जगह। तो हाँ, पहली बार हड़प्पा में एक सिविलाइजेशन का खोजो, इसका नाम इसलिए इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, क्योंकि इंडस नदी के किनारे है। 1922 में फिर R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो ये टाइमलाइन जनरली पूछा जाता है, यही दोनों इंपॉर्टेंट टाइमलाइन पूछा था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। मतलब ये जो नोट्स है एकदम फैक्चुअल नोट्स है, और एंशिएंट हिस्ट्री पूरा पूरा फैक्चुअल, उसमें नो कंसेप्ट, नो मतलब दिमाग लगाने वाला कोई कुछ नहीं होता। आपको बस सुबह 4 बजे उठ के एक मग्गा पानी लेकर रट्टा मारना है बस। राखीगढ़ी हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल है, भारत का सबसे बड़ा स्थल भारत में। धोलावीरा गुजरात, तो यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, धोलावीरा गुजरात भारत का सबसे बड़ा स्थल नहीं है, ये राखीगढ़ी हरियाणा सबसे बड़ा स्थल है। धोलावीरा में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पाया था। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मतलब ये जो थीम है, ये क्वेश्चन है एक तरह से, ये एक 1 वर्ड कैचिंग पॉइंट है कि धोलावीरा में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो यहाँ से बन सकता है। एक मिनट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज इंपोर्टेंट फीचर्स। सबसे पहला इंपोर्टेंट फीचर इंडस वैली सिविलाइजेशन का कि ग्रिड पैटर्न में, मतलब ग्रिड पद्धति में है। ग्रिड पद्धति आप समझते हैं ना, एक पैटर्न की तरह बना हुआ है, मतलब प्रॉपर चैनल है, सब कुछ है उस तरीके से। नेक्स्ट इज प्लान्ड सिटी। सिटी जो है नियोजित नगर, मतलब पूरी तरह से प्लान करके बनाया गया है, कहते हैं कि इंजीनियर को हायर करके उस तरीके से। बर्न्ट ब्रिक का यूज किया गया, जो पक्की ईंटें, जली हुई जो पक्की ईंटें होती है उसका यूज किया गया है। तीसरा, ड्रेनेज सिस्टम जो इसका कवर्ड है, जो निकासी व्यवस्था है वो ढकी हुई, जल निकासी व्यवस्था ढका हुआ है। सिटाडल और लोअर टाउन है, मतलब जो नगर है वो 2 हिस्से में बटा हुआ, एक ऊंचाई पे है और एक नगर नीचे स्थित है। तो जैसे राजपुरुष, राज महाराज, इन सब जो मंत्री संतरी, इन सब के लिए ऊंचाई पे है, और आम जनता के लिए नीचे लोअर टाउन है, निचला नगर, ये इन तरह बटा हुआ है। इसमें भी कोई कोई शहर जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। 3, ये जैसे दो हिस्सों में, कोई कोई 3 में है, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें लोथल जो है उसको 3 में बटा हुआ है। अगर लोथल का जिक्र आएगा तो वो 3
डिवीजन में, उसका जो सिटी है वो 3 डिवीजन में है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स, जो माप तोल का सिस्टम है वो मानकीकृत, मतलब स्टैंडर्डाइज, एकदम प्रॉपर स्टैंडर्डाइज तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज कोई एविडेंस पैलेस का, जैसे राजमहल का, इस टाइप का कोई एविडेंस नहीं है, राजा महाराजा टाइप का। और आयरन का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही मैं बताया था शुरू में कि जो लोहा है उसका कोई अभी तक डिस्कवरी यहाँ पे नहीं हुआ। इस पॉइंट से बीपीएससी में क्वेश्चन आ रखा है। नेक्स्ट इज मेजर इंपॉर्टेंट साइट्स और उसकी नदियां, ये इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलग अलग साइट और उस पे जो नदी है वो कौन सा है। जैसे हड़प्पन जो नगर है, हड़प्पन सिटी, वो रावी नदी के किनारे है। इंडस पे कौन सा है, मोहनजोदड़ो। कालीबंगन घग्गर में है, जो राजस्थान में कालीबंगन घग्गर में है। लोथल ये भोगावो रिवर पे है। रोपर सतलज रिवर। बानावली सरस्वती रिवर। धोलावीरा कहाँ पे है, धोलावीरा खादीर आइलैंड, रन ऑफ कच्छ, तो ये भी आता है कि जो धोलावीरा है वो एक आइलैंड पे स्थित है, रन ऑफ कच्छ में है। जो हमारा गुजरात का जो ये वाला हिस्सा है, इसमें जो रन ऑफ कच्छ है यहाँ पे कहीं धोलावीरा है। और राखी गढ़ी घग्गर रिवर पे ये भी है, जो कि सबसे बड़ा इंडस वैली साइट से। इसी के साथ ही प्रमुख खोज और उसके नाम, मतलब ये है कि क्वेश्चन में बीपीएससी कैसे पूछता है कि महान जो स्नान घर है वो कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो में। अन्नगार मतलब जो फूड स्टोरेज सिस्टम है वो हड़प्पा में मिला। ये डॉकयार्ड गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे मतलब समुद्र का एरिया जहाँ पे जहाज आ रहा है वहाँ पे डॉक कर रहा है, वहाँ रुक रहा है, लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है, सामान का उतर रहा है चढ़ रहा है और फिर वो वहां से आगे जा रहा है। तो इसको ये लोथल में है, क्योंकि लोथल समुद्र किनारे। तो इनसे भी क्वेश्चन आया था, इनसे भी एक क्वेश्चन आया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो कौन सा साइट्स है जहां से ट्रेड जो है वो मेसोपोटामियम से पॉसिबल है। तो बेसिकली वो ऐसा एरिया होगा जहां समुद्र से कनेक्टेड होगा, जहां पोर्ट सिस्टम होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। आपको अगर बेसिक कंसेप्ट पता है कि हाँ डॉकयार्ड जो है वो लोथल में है तो काम बन जाएगा। फिर धोलावीरा में स्टेडियम है। नेक्स्ट जुता हुआ खेत कहाँ पे है, कालीबंगन में, कालीबंगन जो राजस्थान में है। और लोथल और रंगपुर में चावल के साक्ष्य मिलता है। तो हाँ ये भी ध्यान रखना है कि जो राइस है, राइस यहाँ पे लोथल में था, ठीक है, राइस लोथल में था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में राइस का जिक्र था। और घोड़े की हड्डियां सुरकोटड़ा, इसमें घोड़े की हड्डियां मिला। अब ये विवादित इसलिए है क्योंकि हॉर्स जो है वो नहीं मिला, ये इस वक्त क्लियर रहना है। लायन जो शेर है वो नहीं मिला, लेकिन घोड़े की हड्डियां मिला है। तो इसमें अब ये विवादित इसलिए है कि ये घोड़े की हड्डी है या घोड़े जैसे मिलने वाली और प्रजाति जैसे म्यूल हो गया, खच्चर हो गया, उसकी हड्डी है। ये जांच में क्लियर नहीं हो पाए, इसलिए हम मान के चलते हैं कि घोड़े की डिस्कवरी इसमें नहीं हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट हम आते हैं क्रॉप्स पे, कौन कौन से क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। अब सबसे पहले इकोनॉमी जो था, इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे। ट्रेड एंड क्राफ्ट, जो हमारा बीड मेकिंग, जो हम मोतिया बनाते थे, छोटे छोटे माला, उसके बाद स्पाइसेस, इन सब में ट्रेडेड होते थे। उसके बाद मेन क्रॉप व्हीट है, बार्ले है, सीसम है, मस्टर्ड है और कॉटन है, राइस है। अब मेन क्रॉप में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे मेज नहीं है, मक्का जो मेज होता है मक्का वो नहीं है। तो क्या है उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्या नहीं है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना, एक लिस्ट बना लेना है क्या क्या नहीं है, क्रॉप में क्या नहीं है, एनिमल में क्या नहीं है। रिलीजन किस तरह का था, तो मातृ देवी की पूजा, पशुपति मुहर जो पशुओं का पूजा करना, वृक्ष पशु मतलब एक तरह से नेचर की पूजा करना, इस टाइप का था।
कहीं पे मंदिर नहीं मिला, ये भी है। जहां जहां नोट का है उसको आपको पॉइंट रखना है। धातु कौन सा है? तांबा है, कांसा है, सोना है, चांदी है, लेकिन लोहा नहीं है। ये कैची पॉइंट है कि कॉपर है, ब्रोंज है, गोल्ड है, सिल्वर है, लेकिन आयरन नहीं है। तो जो नहीं है ना, उसका आपको करना कुछ नहीं, एक लिस्ट छोटा सा लिस्ट बना लीजिए, बाकी क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद कौन सा है? हाई, मतलब कौन सा क्वेश्चन बीपीएससी ज्यादा पूछता है? बीपीएससी एक तो साइट और रिवर, जो जगह और उसके किस किनारे, नदी किनारे, इनसे क्वेश्चन पूछता है। फिर किस साइट को किसने डिस्कवर किया, इससे क्वेश्चन पूछता है। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट साइट कौन सा है, इससे क्वेश्चन पूछता है। टाउन प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फसल और व्यापार, मतलब कौन सा फसल है कौन सा नहीं है, इससे। धार्मिक प्रचार से। धातु में कौन सा है, और पतन के सिद्धांत, किस किस कारण से इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिद्धांत पतन हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इन्हीं के साथ हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक खत्म होता है। बहुत ही छोटा टॉपिक था, लेकिन बहुत ही फैक्चुअल था। क्वेश्चन में जिस तरीके से क्वेश्चन आता है उसी के हिसाब से इसको पढ़ाया गया है, जिस तरह का। अब जो नीचे जो हाई यील्डिंग एरिया है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसका एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए। एक रफ कॉपी रहेगा, या एआई चैट जीपीटी की मदद से एक नोट्स बना लीजिए, तो क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। तो चलिए अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैदिक एज। वैदिक एज और वैदिक काल। अब हम लगभग 2500 बीसी से लगभग 1900, मतलब 1800, 1600, इन सब तक वो पढ़ते इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब उत्तर इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब पहले अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब। अब जो हमारा टाइम पीरियड वैदिक काल का शुरू हो जाता है वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक चलता है। अब इसमें हम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि वैदिक एज का जो दो डिवीजन है, अर्ली वैदिक एज और उत्तर, मतलब अर्ली वैदिक एज को हम कहते हैं प्रारंभिक वैदिक काल, और इसमें उत्तर वैदिक काल। एक प्रारंभिक वैदिक काल का 1500 से 1000 बीसीई का टाइम पीरियड था, इसका 1000 से 600 बीसी का टाइम था। अब इसमें जो डिफरेंसेस होते हैं ना, उससे क्वेश्चन पूछा आता है। सबसे पहला डिफरेंस है समाज कैसा था? जनजातीय समाज था, ये स्थायी समाज था। जनजातीय समाज आपको पता है ना, जनजातीय समाज मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा हो, आदिवासी टाइप का। कबीला आधारित राजनीति था, इसमें जनपद आ गए। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जनपद का राइज किस टाइम पीरियड में हुआ था? उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 बीसी के टाइम पे। नेक्स्ट इज, इसमें जैसे कि जब ट्राइबल से ऐसा साम्राज्य था तो ऑब्वियसली राजन होगा, उसको नियुक्त किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे राजन था वो यशानुगत, मतलब हेरिडिटरी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वाला कंसेप्ट, कि बाप है उसका बेटा है ये वाला। तो ये क्वेश्चन में आता है कि हेरिडिटरी मोनार्की या हेरिडिटरी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस टाइम पीरियड का है? लेटर वैदिक का है। इलेक्टेड सिस्टम अर्ली वैदिक का है। सभा समिति, कोई सभा नहीं था इसमें, समिति हुआ करता था, मोर ज्यादा पावरफुल समिति था। लेकिन लेटर वैदिक आते आते क्या वो सभा पावरफुल हो गया। सभा आपको पता है ना, सभा होता है जैसे एक राजा, उसके चारों तरफ 5, 6, 7, 8 मंत्री होगा, बस उसी को सभा कहते हैं। और समिति हो गया जो एक तरह से लोगों के हाथ में ज्यादा कंट्रोल रहता है। तो यहाँ पे एक चीज ये देखने को मिल रहा है कि अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक जाने में एक सेंट्रलाइजेशन, पावर कंसोलिडेट हुआ है, पावर जमा हुआ है एक जगह पे राजा के हाथ में, जो उसके राजा के जो सभा है उसके हाथ में पावर जमा हुआ है, लोगों के हाथ से पावर छीना गया है, सेंट्रलाइज हुआ है। समझ रहे ना आप? केंद्रीकरण। इकोनॉमी जनरली खेती बाड़ी, पास्टरल इकोनॉमी था। उसके बाद अर्ली वैदिक में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी आता है। नेचर वर्शिप हुआ करता था इसमें। जो हमारा ग्रीन कलर, एक मिनट, हाँ ठीक है, जो अर्ली वैदिक था उसमें नेचुरल
नेचर का पूजा होता था, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो होता था वो कुछ हद तक। तो एक तरह से आप देखेंगे कि जो इसका जो प्रावधान है ना वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैच करता है, लेकिन इसका जो प्रावधान है वो मौर्यन स्ट्रक्चर, महाजनपद एज, इन सब से मैच करता है, क्योंकि एक ट्रांजिशन देखने को मिला था, पावर का केंद्रीकरण, पावर का सेंट्रलाइजेशन देखने को मिला था। रिलीजन अब रिचुअल बेस्ड रिलीजन आ गया, सेक्रीफिशियल रिलीजन आ गया, जहां सेक्रीफाइस करना होता है, वो वाला रिलीजन आ गया। अब उसके बाद वर्ण व्यवस्था ठीक ठाक था, उतना फ्लेक्सिबल अच्छा खासा था, कोई किधर भी जा सकता था, लेकिन 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 लेटर वैदिक में कठोर वर्ण व्यवस्था आ गया, एकदम कि चेंज नहीं कर सकते। इसी टाइम पीरियड में इवन इससे आगे मौर्यन में जाके अनटचेबल्स वाला कंसेप्ट भी आ गया था, यूटीज अनटचेबल्स वाला कंसेप्ट, भेदभाव, छुआछूत, वो वाला। महत्वपूर्ण ग्रंथ इसमें ऋग्वेद लिखा गया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद किस टाइम पीरियड में लिखा गया था। 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है वो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में लिखा गया, लेकिन बाकी जो 3 है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक के टाइम पे लिखा गया। इसी के साथ जो ब्राह्मण और अन्य उपनिषद, ये सब जितने भी हो गए, उसके बाद का जो टेक्स्ट है, उसके बाद का जो ग्रंथ है, वो सब अन्य वैदिक एज में लिखा गया था, लेटर वैदिक एज में। अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है, जो 4 इंपोर्टेंट वैदिक एज है उसको हम पढ़ लेते हैं, जिसमें से ऋग वैदिक का तो हम समझ चुके हैं, अर्ली वैदिक काल में आ गया, अर्ली वैदिक पीरियड में, जिसमें देवताओं की स्मृति इसके बारे में दे रखा है। सामवेद संगीत से रिलेटेड है, यजुर्वेद जो मंत्र संत्र है उससे, अथर्ववेद जादू टोना से रिलेटेड, औषधि से, दैनिक जीवन से, प्रार्थनाएं से। तो ऋग्वेद में उल्लेख नदियां, कभी कभार ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी नदियों का वर्णन वेद में मिलता है, या फिर ऋग्वेद में इनमें से कौन कौन सा रिवर। अभी हाल ही में तो कुछ पूछा भी गया था, शायद यूपीएससी में पूछा गया था, जिसमें सिंधु नदी, सरस्वती नदी, वितस्ता झेलम को कहते हैं, असिकिनी चेनाब को कहते हैं, पारूसनी रावी को कहते हैं, विपाशा व्यास को कहते हैं, शतद्रु सतलुज को कहते हैं। ये सब मतलब ये सब डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा इस नदी का पुराना नाम है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से पढ़ाई करना है कि पेपर में आएगा तो इन्हीं में से, लेकिन इतना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है कि आपको संभल के पढ़ना होगा। जैसे सिंधु सरस्वती पता होगा, वितस्ता झेलम, सुबह 4 बजे उठ के जो रट्टा मारने की बात करते हो ना, उसमें ऐसे याद करना है, वितस्ता झेलम, असिकिनी चेनाब, पारूसनी रावी, विपाशा व्यास, शतद्रु सतलज, ऐसे याद रखना, रट्टा मारना है आंख बंद करके, वितस्ता झेलम, असिकिनी चेनाब, पारूसनी रावी, विपाशा व्यास, शतद्रु झेलम। तो जब भी ऐसे मतलब क्वेश्चन आ गया ना आपके दिमाग में, मान लो जैसे फटाक क्वेश्चन आ गया पारूसनी, आपके दिमाग में रावी आ जाएगा। अब आपको ये नहीं याद आएगा कि ये कहाँ पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, वो नहीं याद आएगा। आपको बस मन में ये रहेगा कि इसका आंसर रावी है, बाकी नहीं है, बाकी नहीं है, बाकी नहीं है, वाइब मैच नहीं हो रहा। वाइब ऐसे मैच करेगा जब आप सुबह उठ के 4 बजे रट्टा मारोगे। एंशिएंट पूरा का पूरा याद करने वाला है। नेक्स्ट कौन सा कंसेप्ट है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जो हमारा वैदिक काल था उसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसा था। तो वैदिक काल में जो सभा आ गया, सभा अर्ली वैदिक में था कि नहीं था, अर्ली वैदिक पीरियड में सभा था। सभा क्या है, सभा काउंसिल ऑफ, नहीं सभा नहीं होता, अर्ली वैदिक में समिति होता है, सभा आता है लेटर वैदिक में। तो सभा में क्या होता है, काउंसिल ऑफ एल्डर्स, कुछ छोटा सा कुछ 8-10 लोगों का ग्रुप होता है, वही डिसीजंस लेते हैं। समिति में क्या होता है, लोगों का जनरल असेंबली होता है। जैसे पंचायत समिति आपने देखा है ना, सारे के सारे लोग मिलके ही पंचायत समिति बना लेते हैं, उसी तरह। नेक्स्ट इज विधाता, असेंबली फॉर जो रिलीजियस और सोशल फंक्शंस होता है उसमें जो असेंबली होता है ना उसको विधाता कहते हैं। राजन तो हमको पता ही है, चीफ का पुरोहित पता ही है, जो पंडित लोग होते हैं जो चीफ रिलीजियस होते हैं उसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट इज सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जो बटा हुआ था, ये था तो अर्ली वैदिक पीरियड में भी था, लेटर वैदिक पीरियड में भी था, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में ये फ्लेक्सिबल था, मतलब ऐसे एक पर्सन इधर से उधर जा सकता है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये आ गया रिजिड,
कि नहीं जा सकता। अगर वो एक वर्ण का है तो उसी वर्ण का रहेगा। नेक्स्ट इज आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में क्या क्या, तो ये स्टूडेंट के लिए बेसिकली है कि सबसे पहला आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ, संन्यास। इससे क्वेश्चन नहीं आता, ये आपको बस जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? वैदिक काल के मुख्य देवता। अब यहां से क्वेश्चन आता है, कौन सा देवता अर्ली वैदिक का है, कौन सा देवता लेटर वैदिक का है। तो ध्यान रखिए, मैं पहले बता चुका हूं कि जो नेचुरल की पूजा होती है, जो नेचर, जो जो देवता, जो जो भगवान नेचर से जुड़े होंगे वो अर्ली वैदिक के होंगे, और बाद बाकी लेटर वैदिक। जैसे इंद्र, वर्षा अर्ली वैदिक, अग्नि, अग्नि जो हमारा आग है वो अर्ली वैदिक, वरुण ये सब अर्ली वैदिक का है, सूर्य, वायु, रुद्र, सोम, मित्र सब अर्ली वैदिक का है। और वहीं पे लेटर वैदिक के जो हम अभी पढ़ते हैं ना, विष्णु, महेश, ब्रह्मा, ये सब लेटर वैदिक है जिसमें नाम मेंशन किया गया। अब जिसका रिलेशन नेचर से है वो तो अर्ली वैदिक का होगा। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते, एक बार ये पूरा लिस्ट अर्ली वैदिक का है, बस एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या आता है टॉपिक? इकोनॉमी। वैदिक काल में इकोनॉमी कैसा था? वैदिक काल में हमारा मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था, मेन ऑक्यूपेशन एनिमल हस्बेंड्री। ये है लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक का, जहाँ पे पास्टरिंग, जो पशु चराना, दूध, ये सब है। एग्रीकल्चर आता है बाद में, लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर का कंसेप्ट आता है। मेन क्रॉप वही बार्ले, व्हीट, राइस, सीसम, लेकिन इसमें मेज नहीं है। ऐसे रिवीजन करके भी पढ़ना है, जो पढ़ता जा रहा है उसका डबल मेंशन होना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो गया, जिसमें गविष्ठी, केटल रेड, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गविष्ठी जिसका मेंशन अर्ली वैदिक में है वो क्या है। तो ध्यान रखिए, गविष्ठी केटल रेड है, कैटल वॉर नहीं है। कंफ्यूज अधिकतर हो जाते हैं कि सोचते हैं कि गौ के लिए लड़ाई, नहीं, गौ का जो रेड होता है, जो उसका मतलब भागने का रेड, ये वर्ड याद रखना है, रेड। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हिंदी में भी लिखा हुआ है गाय के लिए, जो गाय का युद्ध है, ये मतलब ये ऐसे गायों के बीच में युद्ध नहीं, गायों के लिए युद्ध, इसको गायों गौष्ठी कहा गया है। इस पे टैक्स। नेक्स्ट इंपोर्टेंट, बलि, कर और निष्क, स्वर्ण आभूषण, जो आभूषण पहनते हैं उस पे भी टैक्स है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? महत्वपूर्ण शब्द। शब्द क्वेश्चन पूछा जाता है। दास क्या है? यज्ञ, बलि, निष्क, ये सब क्या होता है? जैसे गोत्र, कुल, वंश, गोविष्ठी, गायों के लिए युद्ध, निष्क, स्वर्ण आभूषण, टैक्स है ये। तो ये नहीं पूछेगा कि बलि, निष्क क्या है, तो ये एक अर्ली वैदिक या वैदिक पीरियड का टैक्सेशन सिस्टम है। तो ये क्वेश्चन पूछा था। मेरा यहाँ पे वैदिक पीरियड लगभग खत्म होता है, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और कवर कर लेते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऋग्वेदा ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना ऋग्वेद है। इसमें संस्कृत में लिखा हुआ है, काव आर कोल्ड अग्नि, मतलब उसको मारते नहीं है काव को पूजा करी जाती है। आयरन का यूज कहाँ पे आया था? लेटर वैदिक में आयरन का यूज आया था। आयरन का यूज इंडस वैली में भी नहीं था, उसके बाद अर्ली वैदिक में भी नहीं था, लेटर वैदिक में था। इसीलिए लेटर वैदिक को एज ऑफ फिलोसफी भी कहते हैं, या आयरन एज भी कहते हैं। अब बीपीएससी का हाई यील्डिंग एरिया कहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है? अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक के कंपैरिजन से पूछता है, चारों वेदा और उसके कंपोनेंट से पूछता है, सभा, समिति, विधाता से पूछता है, इंपोर्टेंट रिवर से पूछता है, वन सिस्टम, इंपोर्टेंट कोड, मतलब जिस चीज से पूछता है ना, इन सबका इसमें मेंशन कर दिया गया है। अब कुछ फोकस पॉइंट क्या है? सभा इज मोर पावरफुल इन विच एज? अभी हमने पढ़ा था ना सभा और समिति। सभा क्या होता है? कुछ लोगों का ग्रुप होता है, जहां कुछ लोग आए मतलब पावर सेंट्रलाइज हो गया, केंद्रीकरण हुआ, पावर का केंद्रीकरण हुआ, तो ये लेटर वैदिक का होगा, LVP। ऋग्वेद मेंशंस कितने रिवर? अरे वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ऋग्वेद कितने रिवर का मेंशन करता है? शायद 8 रिवर का करता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको फटाक से हम गिन लेंगे अभी, कितने रिवर का मेंशन करता है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, यमुना को भी करता है, ठीक है। 9 रिवर का मेंशन है ऋग्वेद में, 9 रिवर का मेंशन है। नेक्स्ट, हु कंपोज्ड पुरुष सूक्ता और गविष्ठी मीन्स, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। नेक्स्ट, ये हिंदी में है, हम कर लिए हैं। अब कुछ पॉइंट है हमारा, इसी के साथ खत्म होता है। वैदिक पीरियड, वैदिक काल भी खत्म होता है, जिसमें बेसिकली अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के बीच में डिफरेंस, किसमें क्या फीचर है, ये क्वेश्चन में आता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, महाजनपद और राइज ऑफ मगध। महाजनपद और मगध का उत्कर्ष, मगध का उदय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन बीपीएससी में तो पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछा ही जाता है, बहुत बार पूछा गया बीपीएससी में क्वेश्चन। इसके जो महाजनपद, जो 16 महाजनपद है, कौन सा कहाँ पे है, हर साल क्वेश्चन आता है, बस आपको पढ़ लेना एक बार। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महाजनपद में इसका मेंशन कहाँ पे, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के अनुसार 16 महाजनपद है, ठीक है। अब 16 महाजनपद और उसके कैपिटल और उसके अभी के लोकेशन, इससे क्वेश्चन आता है। तो एक एक करके एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अंग, अंग प्रदेश तो आपको पता ही है, अंग प्रदेश का है, जो हम महाभारत में देखे हैं, अंगराज कर्ण, वही वाला अंग है ये। अंग कहाँ पे है, भागलपुर में है, भागलपुर में, समझे, भागलपुर में है। इसका मतलब उसकी राजधानी चंपा है, ये चंपा लिखा हुआ है, ये लैपटॉप में फट रहा है, इमेज गूगल पे, मोबाइल में सही आएगा। भागलपुर में है। मगध, मगध का पुराना राजधानी राजगिरी, इनसे क्वेश्चन आया है बीपीएससी में कि मगध का पुराना राजधानी क्या है, सिंपल यही क्वेश्चन था। उसके बाद पाटलिपुत्र, और अभी का तो पटना गया वाला हिस्सा है। काशी, काशी को वाराणसी बोलते हैं। कौशल, कौशल को श्रावस्ती बोलते हैं। थोड़ा सा कौशल को क्या बोलते हैं, श्रावस्ती, SRAVASTI। ये इसका लोकेशन है अयोध्या। नेक्स्ट, वज्जी, वैशाली, वैशाली। मल्ला, मल्ला का, माला का राजधानी कुशीनारा, पावा जो कुशीनगर यूपी का है, वहां पे। छेदी, सुक्तिमाला, सुक्तिमती जो राजस्थान में है। वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद। कुरु, इंद्र प्रदेश, दिल्ली का, मेरठ का हिस्सा। नेक्स्ट इज पांचाल, पांचाल को अछिंतरा या कंपिल्या, बरेली फरुखाबाद का जो एरिया है उसमें है। मत्स्य, विराटनगर जो जयपुर का हिस्सा है। शूरसेन, मथुरा। अशोका, अशोका का है पोटली, जो पैठान महाराष्ट्र का रीजन है। अब इस पैठान वर्ड से आपको कुछ याद आना चाहिए। पैठान वर्ड 72nd बीपीएससी में पूछा गया था। प्रतिष्ठान पैठान कौन सा जगह है, तो ये वाला जो पैठान जगह है ये है PAITHAN, पैठान, या PRATISTHAN, प्रतिष्ठान। ये सातवाहन का राजधानी है, था, सातवाहन का राजधानी था। नेक्स्ट, गांधार और कंबोज। तो कौन सा 16 का 16 महाजनपद कौन सा कहाँ पे है, इनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रमुख महाजनपद और उनकी बातें। इसमें सबसे पहला है चंपा, चंपा जो अंगराज कर्ण का चंपा है, जो भागलपुर में है, वहाँ व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इज मगध, मगध दक्षिण बिहार में स्थित है। यहाँ लोहा, वन, हाथी, इन सब से इसका जो भी राजधानी, जो भी राज्य था, उसका डेवलपमेंट हुआ था। नेक्स्ट इज कौशल, जिसकी राजधानी कहाँ पे, श्रावस्ती में है। अवध से नेपाल तक इसका एक्सटेंशन है। प्रसन्नजीत इसके प्रमुख राजा थे, प्रसन्नजीत इसके प्रमुख राजा थे कौशल के। नेक्स्ट इज वज्जी, वज्जी जो वैशाली में है उसकी बात किया गया, वज्जी।
एक रिपब्लिकन स्टेट है वज्जी, वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन। बुद्धा ने अपना जो लास्ट रेनी सीजन है वो वज्जी में ही बिताया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है मोनार्की और रिपब्लिक स्टेट। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट रिपब्लिक है, कौन सा स्टेट मोनार्की। आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम मोनार्की देख लेते हैं कि मोनार्की कौन कौन सा है। मोनार्की माता अंग, मगध, कौशल, काशी, मत्स्य, छेदी, वत्स्य, वत्स, अवंती, कुरु, पंचाल, सूरसेन, अस्मक, अशोका, अस्मक, गांधार, कंबोज। लेकिन रिपब्लिक क्वेश्चन पूछा था क्योंकि रिपब्लिक कम है। जो ये है हमारा मोनार्की वो ज्यादा है, रिपब्लिक कम है। तो रिपब्लिक में आ गया पहला वज्जी, दूसरा मल्ला, तीसरा शाक्य, चौथा कोलिया, मौर्या। ये सब नहीं पूछा था। क्वेश्चन आता है वज्जी और मल्ला, इनसे क्वेश्चन आता है क्योंकि ये महाजनपद में मेंशन है इसका। नेक्स्ट इज राइज ऑफ मगध। इसका मेन कारण क्या है? फर्टाइल लैंड और रिच नेचुरल रिसोर्स। दूसरा मेन कारण है आयरन, कॉपर और अदर मटेरियल। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड एलिफेंट। गंगा नदी, ये सब नदी सिस्टम है, इस सब के कारण इसका जो एक्सटेंशन है बहुत ज़्यादा था, राइज किया था अच्छा खासा मगध एम्पायर। चौथा। नेक्स्ट इज पांचवा टॉपिक कौन सा है? ये वाला हम कर चुके हैं। पांचवा टॉपिक है ये रहा। अब यहाँ से मगध एम्पायर शुरू होता है। हरियंक वंश में भी हरियंक वंश शुरू हो जाता है यहाँ से, जहाँ पे हम पढ़ेंगे हरियंक वंश को। तो हरियंक वंश सबसे पहला है। यहाँ से जो भी महाजनपद, इसके बाद जो भी किंगडम का, डायनेस्टी का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट होता है। इसके फाउंडर है बिंबिसार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और राजधानी राजगिरी, अंग पर विजय, कौशल से वैवाहिक संबंध। ये रहा बिंबिसार। पहले है बिंबिसार, दूसरे पे बिंबिसार फाउंडर, कैपिटल राजगिरी, अंग को कैप्चर करते हैं। दूसरा अजात शत्रु, जो बिंबिसार के बेटे होते हैं, ये कौशल और वत्स को कैप्चर करते हैं। वज्जी के साथ लड़ाई लड़ते हैं 6 साल। और इसका फेमस हथियार कौन सा? रथ मूसल। ये क्वेश्चन में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंग यूज द रथ मूसल टू डिस्ट्रॉय इट्स एनिमी। या फिर किस वंश के या हरियंक वंश के कौन से राजा या फिर कौन से राजा वज्जी के साथ 16 साल तक युद्ध लड़े। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज उदयन। उदयन का सबसे फेमस है कि इसने अपना राजधानी जो है पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। तो ये 3 इंपोर्टेंट राजा है वो हरियंक वंश के, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है, इन्हीं 3 में से आता है। हरियंक के बाद स्टार्ट होता है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग में भी एक है शिशुनाग अपने आप, दूसरा कागदा वर्मा और ये सब नहीं आता। शिशुनाग में सबसे फेमस है काल अशोक। एक तो शिशुनाग अपने आप है जो हरियंक वंश को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है काला अशोक जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाते हैं, जिसमें जो बुद्धिस्ट संत होते हैं, बुद्धिस्ट मोंक होता है, वो सभाकामी होते हैं। शिशुनाग, कलकद वर्मा और 6 वर्मा। तो इनसे क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है शिशुनाग और काला अशोक से। काला अशोक यहाँ पे लिखा नहीं है। इसके बाद शिशुनाग के बाद नंदवंश। नंदवंश में सबसे पहला राजा होते हैं महापद्मनंद। महापद्मनंद निम्न कुल के जन्म, मतलब नीचे कुल के जन्मे होते हैं। ये क्वेश्चन में आता है कि क्षत्रिय का विनाश किया, तो निम्न कुल में जन्मे राजा कौन सा है, या कौन सा उसकी राजधानी, या कौन सा उसका वंश है, इनसे क्वेश्चन आता है। तो नंद वंश, महापद्मनंद, और उसमें भी दूसरे आते धनानंद, जिसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, ये वाला जो आप पढ़े होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य उसको हराते हैं चाणक्य की मदद से। वो धनानंद के टाइम पे होता है। इन्हीं के टाइम पे जो उधर से अलेक्जेंडर आता है, वो लड़ाई करते हैं। अलेक्जेंडर का अटैक इन्हीं धनानंद के टाइम पे होता है। तो क्वेश्चन में ये जो
3 राजधानी हमने पढ़ा है ना, इसका मैं वो क्रम पूछा जाता है कि पहले कौन था बाद में कौन था। तो हर्यंक वंश सबसे पहले थे, उसके बाद शिशुनाग, फिर नंद। हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्यन, ऐसे क्वेश्चन आएगा, समझे। मौर्यन के बाद भी एक है कुषाण, उससे पहले कान्व, ये सब क्वेश्चन आता है। ये मौर्यन, शुंगा, मौर्यन, कुषाण, कान्व, ये तो बीपीएससी में 71 में सब पूछ भी रखा है। तो यहां से क्वेश्चन आता है, आपको टाइम पीरियड पता है, आराम से हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें अंग कैप्चर्ड बाय बिंबिसार, जो हर्यंक वंश के थे वो। नेक्स्ट इज वॉर विद कौशल एंड वत्स, अजात शत्रु और वत्स का 16 साल का युद्ध। अजात शत्रु का रथ मूसल, नंद जो था वो लास्ट रूलर। अजात शत्रु, इसको अजात शत्रु को या इस हर्यंक वंश को ही पितृहंता डायनेस्टी भी कहते हैं। पितृहंता मतलब जो पिता को ही मार दे और फिर राजगद्दी पे आए, क्योंकि अजात शत्रु अपने फादर बिंबिसार को मार देते हैं इस कंसेप्ट के साथ। नेक्स्ट है हमारा बिहार से रिलेटेड, ये इसी महाजनपद में बिहार से रिलेटेड पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा, ये जो 4 महाजनपद है वो बिहार में है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद राजधानी, राजगिरी तो मगध का राजधानी हो गया, वैशाली तो वज्जी संघ का राजधानी हो गया, पाटलिपुत्र भी मगध का ही होता है, चंपा अंग का होता है, तो ये भी पूछा जाता है राजधानी का। नेक्स्ट इज बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, महापद्मनंद, धननंद, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आएगा। ये सब मौर्यन से पहले का है। तो बिंबिसार फाउंडर ऑफ हर्यंक वंश, अजातशत्रु पाटलिपुत्र बनाते हैं, पितृहंता है, रथमूसल है, वज्जी वाला कंसेप्ट, 16 साल का युद्ध, उदयन कैपिटल शिफ्ट करना, इससे बस एक ही पॉइंट है। महापद्मनंद डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय, निम्न कास्ट, धनानंद लास्ट रूलर। नेक्स्ट इज बीपीएससी जो इंपॉर्टेंट थीम से पकड़ के पूछता है, जिसमें सबसे पहले तो आ गया 16 महाजनपद और उसके कैपिटल से। ये सब ऐसा है, जब जहां भी आपको हाई यील्डिंग एरिया दिखे ना, ये आपको रट लेना है ये सब पॉइंट। उसमें भी अंग, मगध, कौशल, वज्जी, ये बिहार के अंदर है, इसलिए बीपीएससी का फेवरेट है। नेक्स्ट इज हर्यंक, शिशुनाग, नंद डायनेस्टी, इसका क्रोनोलॉजी पढ़ना है। मगध का राइज क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इंपोर्टेंट वॉर्स, रथ मूसल, 16 साल की लड़ाई वज्जी के साथ, ये सब। नेक्स्ट बिहार कनेक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब अगर हम ट्रेंड देखा जाए पीवाईक्यू का, तो कुछ पीवाईक्यू ट्रैप्स है इस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ध्यान देने की जरूरत है। इसमें सबसे पहला है कैपिटल ऑफ मगध इन अर्ली पीरियड। अर्ली पीरियड में कौन सा था, राजगिरी था, बाद में ना पाटलिपुत्र हुआ। तो ये वज्जी संघ का कैपिटल कौन सा है, अंग को किसने कंकॉर्ड किया, वो जो हम हर्यंक वंश का पढ़े है उसमें से अंग को किसने कंकॉर्ड किया था। फिर हु शिफ्टेड कैपिटल टू पाटलिपुत्र, जो उदयन वाला है। फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी, महापद्मनंद, और विच डायनेस्टी वाज महापद्मनंद, नंद डायनेस्टी। अब अंग को किसने कैप्चर किया, वज्जी संघ को किसने कैप्चर किया, वो हमारा यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, यहाँ पे है। ये अंग को कैप्चर किया था बिंबिसार ने, और वज्जी को कैप्चर किया था अजातशत्रु ने, तो ये हो जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। तो हमारा यहाँ पे महाजनपद चैप्टर खत्म होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ेंगे, तो चलिए वो वाला टॉपिक पढ़ते हैं। तो हमारा चैप्टर कौन सा है नेक्स्ट, बुद्धिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बीपीएससी का तो मानो फेवरेट, हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल इवन सेम थीम रिपीटेड क्वेश्चन आता है। बुद्धिज्म टॉपिक को हम चालू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट, जो भी इनके बुद्ध भगवान है, गौतम बुद्ध है, इनके ओरिजिन को लेकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला, बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड इन इंडिया 6th सेंचुरी बीसी। टाइम पीरियड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आएगा। सिद्धार्थ गौतम सबको पता है। अगेंस्ट, अब एक ये कभी कभार आता है कि बुद्धिज्म किस किस के अगेंस्ट था,
तो बुद्धिज्म रिचुअलिज्म के अगेंस्ट था, बुद्धिज्म एनिमल सेक्रीफाइस के अगेंस्ट था, बुद्धिज्म कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट था, बुद्धिज्म प्रिस्टली डोमिनेशन के अगेंस्ट था, जो भी पुजारी का डोमिनेशन था, जो भी ब्राह्मण का डोमिनेशन था उनके अगेंस्ट था, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट था, बुद्धिज्म एनिमल सेक्रीफाइस जो भी पशु का बलिदान होता था उसके अगेंस्ट था, और रिचुअलिज्म के अगेंस्ट था। ऑब्जेक्टिव क्या था? एंड ह्यूमन का जो सफरिंग्स है उसको खत्म करना और ह्यूमन को लिबरेशन के पाथ पे ले जाना, ये एक ऑब्जेक्टिव था। मिडल पाथ को फॉलो करते थे ताकि जो एक्सट्रीम है, दोनों तरफ का जो एक्सट्रीम, वो हम अडोप्ट ना करें। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्धा का लाइफ देखा जाए तो बुद्धा का बर्थ कहाँ पे हुआ था, बुद्धा का फादर मदर ये सब, एक मिनट क्या हो जाता है ये, हाँ ठीक है। तो अगर बुद्धा के लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में। ये लुम्बिनी जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन भी पाया गया था, आगे हम पढ़ेंगे अशोकन के टाइम में, जिसमें बोला गया था कि लुम्बिनी जो गांव है उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए या उसका टैक्स कम कर दिया जाएगा। तो जो भी ये क्वेश्चन आता है कि विच इंस्क्रिप्शन मेंशंस टैक्स फ्री और रिडक्शन इन टैक्स ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो लुम्बिनी विलेज। नेक्स्ट, उसके पिता शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन, माता रानी महामाया। संन्यास कब लेते हैं? 29 साल की उम्र में संन्यास ले लेते हैं, और ज्ञान प्राप्ति होता है 35 साल की उम्र में, मतलब 6 साल का टाइम लगता है। ये जो बता रहा हूँ ना फैक्चुअल डेटा, ये पूछा जाता है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के से डिनोट किया जाता है। महापरिनिर्वाण उसके डेथ को बताता है। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उसका डेथ हो गया था। जो हमारे बुद्धिज्म गौतम बुद्ध इनका। नेक्स्ट इज इनके 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ जो होता है वो। सबसे पहला ट्रूथ, जीवन दुखमय है। दूसरा, तृष्णा ही इसका कारण है, और तृष्णा को अंत करने के लिए दुख का अंत, तृष्णा को अंत करने से दुख का अंत संभव हो सके। और इसको अंत करने का मार्ग कौन सा है? अष्टांग मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। तो ये क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट तृष्णा का अंत या दुख का अंत किस प्रोसेस या किस मार्ग से होगा? तो अष्टांग मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, ये सब है। अब नेक्स्ट है, जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें कौन से 8 है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक श्रुति, सम्यक समाधि। आपको क्या लगता है इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा? इनसे ही क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा पढ़ना है बस। 8 फोल्ड पाथ जो है उसमें पहला राइट व्यू, सही देखो, राइट सही सोचो, सही बोलो, सही कर्म करो, सही तरीके से रहो, हमारा एफर्ट सही होना चाहिए, माइंडफुलनेस जो हमारी स्मृति है सही होनी चाहिए, कंसंट्रेशन सही होना चाहिए। अब इसके साथ पंचशील का एक कंसेप्ट बुद्धिज्म में फेमस है, जिसमें हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, जो भी सेक्सुअल मिसकंडक्ट है उसमें इंडल्ज नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जो इंटॉक्सिकेंट जो भी मदिरा पान का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर इसके साथ मेजर डिसाइपल्स इनमें कौन कौन से हैं? तो श्रीपुत्र एक डिसाइपल है जिसको विजडम से डिनोट किया गया है। मोगालाना, इसको सुपर नेचुरल पावर से। आनंद अटेंडेंट, महाकश्यप असेटिसिज्म, उपाली विनय लिखा था। इसमें प्रमुख शिष्य का नाम पूछा जाता है, जिसे हम आगे जाके बोधिसत्व का जो कंसेप्ट आता है उसमें अलग अलग बोधिसत्व अलग अलग नाम से जाने जाते हैं ना, वही उसी तरीके से सरिपुत्र ज्ञान से डिनोट किया गया है। आनंद सेवक, महाकश्यप तपस्या, उपाली विनय के ज्ञाता। नेक्स्ट, प्रमुख अवधारणा, तो दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो करना भी नहीं है। नेक्स्ट इज बौद्ध संगति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक 483 में 383 100 साल बाद, फिर 250 और फर्स्ट सेंचुरी ईसी। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर। पहला राजा का नाम नहीं है क्या? कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ।
अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कुषाण। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, शवाकामी। ये गलत लिख दिया है, यहाँ मोगली पुत्र तिस्सा आएगा। और ये वासुमित्र, अश्वघोष, ये है। नेक्स्ट इसके डिवीजन है, जो बुद्धिस्ट दो हिस्सों में टूट गए थे उनके बारे में जिक्र है। सबसे पहला है हीनयान, दूसरा महायान। इनके बारे में पढ़ेंगे। हीनयान को लेसर व्हीकल कहते हैं, इंग्लिश में लेसर व्हीकल मतलब वाहन, लेकिन महान एक हो गया महान। महान व्हीकल को ग्रेटर व्हीकल कहते हैं और लेसर व्हीकल इसका अपोजिट हो जाएगा, निम्न व्हीकल। हाँ, निम्न व्हीकल, निम्न वाहन। तो हीनयान को निम्न वाहन और ग्रेटर यान को महान वाहन। एक 3rd सेंचुरी बीसी में था, एक उसके बाद 1st सेंचुरी बीसी में। तो हाँ, सबसे पहले हीनयान बना, फिर महायान बना। हीनयान का वो भाषा क्या था? पाली। इसका भाषा संस्कृत। आदत अरहत। हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। इसका एरिया कौन सा? श्रीलंका, बाकी दक्षिण पूर्व एशिया। ये भारत, तिब्बत, कोरिया, जापान, इन सब में इसका फैलाव था। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट प्लेस, जिसमें सबसे पहले आता है लुम्बिनी, जो नेपाल में है जन्म स्थान। बोधगया, ज्ञान प्राप्ति। सारनाथ, प्रथम उपदेश। कुशीनगर, महापरिनिर्वाण। मतलब ये सब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ज्ञान प्राप्ति कहाँ मिली थी। उसके बाद राजगीर में कई उपदेश स्थल है। वैशाली में सबसे ज़्यादा बार रहे थे। नालंदा में शिक्षा की प्राप्ति हुई थी, मतलब शिक्षा का महान केंद्र है नालंदा। अब 3 इसमें पिटक है। पहला त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये है। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, जैसे बुद्ध शाक्य वंशी क्षत्रिय थे। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ। प्रथम उपदेश सारनाथ में। मृत्यु हुई कुशीनगर में। दूसरा जो उपदेश था वो वैशाली में दिए। अशोक बुद्ध के महान संरक्षक थे। त्रिपिटक, स्थावीरवाद और महायान के अंतर पूछे जाते हैं। इसका एक डिवीजन है स्थावीरवादीन और महायान में। अब इसके कुछ प्रतीक एवं चिन्ह वेरी इंपॉर्टेंट है। धर्म चक्र, बोधि ट्री, स्तूप, कमल। इसी के साथ बुद्धिस्ट चैप्टर भी खत्म होता है। इसमें एक कंसेप्ट नहीं दिया हुआ, इसमें एक बोधिसत्वा का कंसेप्ट नहीं दिया, वो भी पूछा जाता है। बोधिसत्वा जो है वो हीनी महायान का मतलब है। जो महायान है, महायान जो फिलोसफी है, महायान जो डिवीजन है बुद्धिस्ट का, उसके अंदर बोधिसत्वा कंसेप्ट। बोधिसत्वा क्या है कि एक जो मोंक है वो, उसको ज्ञान की प्राप्ति मिल जाएगी, लेकिन वो ज्ञान की प्राप्ति मिलने के बाद, मतलब ज्ञान की प्राप्ति मिलने के बाद वो बाकियों को सिखाएगा। वो एक स्टेज अचीव कर लेगा, एक गुरु की तरह बन जाएगा, एक गुरु जैसा। तो अलग अलग बोधिसत्वा हुए, 1 2 3 4 5 6 करके, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका आप एक बार पढ़ लीजिएगा, चैट जीपीटी पे बस डालना है डिफरेंट बोधिसत्वा इन बुद्धिज्म, और बस एक लिस्ट आ जाएगा, उस लिस्ट को क्लियर कर लेना है। इसी के साथ बुद्धिस्ट टॉपिक खत्म होता है। अब हम जैनिज्म टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैनिज्म, जैन धर्म। इनको हम पढ़ते हैं अभी। अब जैनिज्म का भी टाइम पीरियड बुद्धिस्ट के सिमिलर ही था। जो बुद्धिस्ट 6th सेंचुरी बीसी, इसका भी सेम टाइम पीरियड है। अब जैनिज्म में भी पहले इसके फाउंडर का पढ़ते हैं। इसका जो मेन, एक मिनट, हाँ, जैनिज्म को वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन भी बोलते हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। जैनिज्म का भले ही टाइम पीरियड सेम था, लेकिन जो जैनिज्म में जो 24वें तीर्थंकर थे, लॉर्ड महावीर, वो बुद्धिस्ट के बराबर थे, बुद्धिस्ट के सेम टाइम पीरियड में थे। इसका मतलब 1 से लेकर 23वां जो तीर्थंकर था वो बुद्धिस्ट से पहले था। तो इसका मतलब जैनिज्म का जो ओरिजिन है वो बुद्धिस्ट से पहले का है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है।
बाकी इनका जो राइज हुआ, जो पॉपुलैरिटी हुई, वो 6th सेंचुरी BC लॉर्ड महावीरा के टाइम पे हुआ था। बाकी अर्ली तीर्थंकर में ऋषभनाथ जो है उसको फर्स्ट तीर्थंकर बोला गया है, पारसनाथ को 23rd तीर्थंकर बोला गया और 24th तो लॉर्ड महावीर हो ही गए। इसी के साथ लॉर्ड महावीर का प्लेसेस ऑफ इनलाइटनमेंट, जो उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ मिली थी, तो ज्ञान प्राप्ति एक वैशाली में मिली थी। वैशाली एक जगह है, वहां पे ज्ञान प्राप्ति मिली थी। और उनको निर्वाण मोक्ष पावापुरी में, डेथ पावापुरी में। तो बुद्धिज्म का डेथ कुशीनगर और महावीर का डेथ जो है पावापुरी, पावापुरी बिहार में। और महावीर कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, कुछ तीर्थंकर से उसको किसी नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आता है। जैसे पहले तीर्थंकर हो गए ऋषभनाथ। ऋषभनाथ को किस नाम से जाना जाता है? ऋषभनाथ को बुल के नाम से जाना जाता है। ऋषभ, ऋषभ का मतलब ही होता है बुल, इनके नाम से जाना। दूसरा अजीतनाथ, अजित मतलब होता है हाथी, एलिफेंट, इसके नाम से। फिर संभवनाथ, संभवनाथ हॉर्स, घोड़ा, इनके नाम से जाना था। फिर 22वें जो हो गए नेमिनाथ। नेमिनाथ जो होता है ना, वो जो कुंच क्या होता है? शंख, उनसे जाना जाता है। नेक्स्ट इज पारसनाथ। पारसनाथ को सरपेंट से, और लॉर्ड महावीर को तो जो 24वें तीर्थंकर हो गए उनको लायन के नाम से जानते हैं। लायन के सिंबल से पहचाना जाता है, लायन, सिम्हा। तो ऋषभनाथ और लास्ट में महावीर, पारसनाथ, महावीर, ये सब इंपॉर्टेंट है। कौन को किसको किस नाम से जाना आता है, इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज, हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? बर्थ प्लेस। महावीर, लॉर्ड महावीर के बर्थ प्लेस, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था कुंडाग्राम, वैशाली में। वैशाली में उनका जन्म हुआ था, कुंडाग्राम। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला। गोत्र ज्ञात्रिक गोत्र। 30 साल की उम्र में निकलते हैं, 44 में 42 में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, 12 साल लगते हैं। बुद्धिस्ट जो गौतम बुद्ध है उनको 6 साल लगते हैं, इनको 12 साल लगते हैं। नेक्स्ट, निर्वाण, कब इनका डेथ होता है? तो लगभग 527 ईसा पूर्व में, 72 साल की एज में। अब नेक्स्ट है मुख्य उपदेश। इनके मुख्य उपदेश में 3 रतन आता है। जैसे उनमें क्या था? अष्ट, जो अष्टांगिक 8 जो उपाय थे, इसमें 3 है। पहला सम्यक दर्शन, सही देखो। सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान। सम्यक चरित्र, आचरण सही रखो। इन्हीं 3 पे जैनिज्म का फिलोसफी टिका हुआ है। नेक्स्ट इज पंच महाव्रत। इसमें भी पंच महाव्रत का कंसेप्ट है। उसमें 3 का था, उसमें कितने का था? उसमें 5 का था, यहाँ भी 5 का है। जिसमें सबसे पहला हिंसा ना करो, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, परिग्रह न करना, अपरिग्रह है। नेक्स्ट, जैनिज्म में भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिससे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पहला सिद्धांत है अनेकांतवाद का। अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है, यही पूछा जाता है। अनेकांतवाद का मतलब होता है कि एक सत्य का कई पक्ष होता है, एक सत्य का अनेक पक्ष होता है। स्यायवाद का क्या होता है? स्यायवाद का होता है स्यायवाद में मतलब एक तरह से ये बोला गया कि डुअलिटी का कंसेप्ट, मतलब एक ही रियलिटी का 2 पर्सपेक्टिव होता है। जैसे इसको किस एग्जांपल से दे रखा था कि मान लीजिए 2-3 अंधे इंसान को एक रूम में भेज दिया गया, उसको एक हाथी को वो बोला टच करने के लिए, तो किसी ने सूंड को देखा तो कुछ और का, किसी ने पूंछ को देखा तो कुछ और का, हाथी को देखा कुछ और का। इसका मतलब जो वो मनोवैज्ञानिक जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसके हिसाब से कई एस्पेक्ट हो सकते हैं किसी सत्य का, किसी कथन का कई एस्पेक्ट हो सकते हैं। कर्म के बारे में क्या बोला है कि आत्मा को बांधने वाला सूक्ष्म द्रव्य, मोक्ष, आत्मा और लोक। नेक्स्ट इज इनके डिवीजन है दिगंबर और श्वेतांबर में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिगंबर और श्वेतांबर क्या होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस हम जान लेते हैं।
दिगंबर श्वेतंबर में बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो दिगंबर है वो ड्रेस नहीं पहनते, मतलब नग्न होते हैं, और जो श्वेतंबर है वो सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं। उसके बाद इनका जो मुख्य स्थल है वो श्रवण बेलागोला कर्नाटक का है, बाकी इनका माउंट आबू और जो गुजरात का प्लेस है वहाँ मुख्य स्थल है। नेक्स्ट इज इनके जैन संगति, दो जैन संगति होते हैं, प्रथम और द्वितीय। एक 300 ईस्वी पूर्व, एक 512 में होता है। प्रथम में होता है पाटलिपुत्र में, ये बल्लभी गुजरात में होता है। प्रथम को करवाते हैं स्थूलभद्र, और जो सेकंड बार होता है तो देवधी करवाते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट स्थल वैशाली, पावापुरी, राजगीर और नालंदा। अब इनके भी कुछ मतलब परीक्षा में पूछे जाने भ्रम है कि जैन किसी धर्म ईश्वर की पूजा नहीं करते, ये गलत है, पूजा करते हैं। महावीर प्रथम तीर्थंकर नहीं थे, ये भी मतलब प्रथम थोड़ी ना 24 थे। तो ये सब मतलब ये बातें ध्यान रखना है कि जो जैन था वो किसी ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं। उसके अलावा प्रथम तीर्थंकर नहीं थे, अभी तो प्रथम मान लेते। दिगंबर मुनि नग्न होते हैं, श्वेतांबर मुनि सफेद वस्त्र धारण करते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। महावीर का निर्वाण स्थान जो यहाँ डेथ करते हैं वो पावापुरी है, वैशाली नहीं है। तो ये सब कुछ कहते हैं ना ट्रैप है, जो बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्हीं के साथ हमारा जैनिज्म टॉपिक भी खत्म होता है।